हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 5। इससे पहले इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें एक साइड रखी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरी साइड रखा है कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन नाम से जाना जाता है, आपने वह मैच करना है। तो पहले बात करते हैं रोका की। तो ये है आपका कहाँ का, तो ये है आपका ब्राज़ील का। तो इसका आ जाएगा सेकंड। ये है आपका सेकंड। बात करते हैं लड़ंग की। तो ये है लदंग है, ये आपका फर्स्ट। ठीक है, ये मलेशिया का है। चेना की बात करें तो ये कहाँ का है, श्रीलंका। और मैसोल की बात करें तो ये है ज़ेयर का। तो देखिए कौन सा बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है आपका ए का 1, ये फर्स्ट ऑप्शन 2 1 4 3। तो पहले अगर हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जैसे कि मैं पहले आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक लैंड है, उसके कुछ पार्ट के ऊपर क्या की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, खेती बाड़ी की जाती है। तो फिर क्या होता है, जब ये पार्ट वह यूज़ कर लेते हैं तो इसको वह क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न मेथड। फिर वह सेकंड पार्ट पे ऐसा करते हैं, फिर वह थर्ड पार्ट पे ऐसा करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये हमारे लैंड के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ऑल्सो नोन एज बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन। ये देखिए, इसको असम में किस नाम से जाना जाता है, झूम से। पेपर में ये आपके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसे जाना जाता है बेवार के नाम से। ओनम कहा जाता है इसे केरल में। पोदू इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो ये आपकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसे हम झूम कल्टीवेशन से भी जाना जाता है और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन से भी जाना जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपने ये बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इनमें से कौन कौन बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये इसके चेयरमैन होते थे। बात करें अगर हम चेयरमैन फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं था। मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट इसका पार्ट हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी इसका पार्ट होते हैं। तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों आंसर में रहेंगे। ठीक है, ये देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और ये एक्ट करती थी एज ए एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब देखते हैं कि जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें कौन कंपोजिशन क्या है। तो इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन थे, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट होते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो जो आपकी ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, ये आपकी एक साल में 2 बार मिलती थी। लेकिन अब हमारे देश में क्या है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, जो हम ये बीटी ब्रिंजल बनाया है या बीटी कॉटन भी सुना होगा, इसे क्यों बनाया जाता है। तो इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर जो कीट हैं वह इसके ऊपर अटैक ना करें, सो टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट अंडर IADP इज। तो आपने ये बताना है, जो आपका ये IADP है, ये क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंडर आपके कितने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं, तो ये आपके सिलेक्ट हुए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 7 स्टेट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो वो है आपके थंजावर, जो कि क्या है, तमिलनाडु में है, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, फिर है ये आपका शहबाद बिहार, फिर रायपुर मध्य प्रदेश, अलीगढ़ यूपी, लुधियाना पंजाब, पाली राजस्थान।
तो जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें क्या किया गया है, इन्होंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोला, कोलुकुल, नवारा और दुबराज ये क्या हैं? तो ये क्या है? तो ये हैं आपकी इंडियन वेराइटीज़ ऑफ व्हीट। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप से जाना जाता है? तो कौन है वे? ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये है आपका सर चार्ल्स मेटकाफे। तो इन्हें कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी प्रेस के ऊपर उन्हें हटाया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच 2 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट? तो आपने ये बताना है कि जो न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड हुई हैं वे 2 कौन सी हैं? तो ये है आपकी खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है आपकी गुजरात में, और दूसरी है आपकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो पहले ये थी आपकी 47, मैंने आपको ये ट्रिक से याद करवाया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, और ये अब हो गई हैं 49। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि पहली रामसर साइट वर्ल्ड की कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज द पोल्यूटेंट दैट कॉज्ड मिनीमाटा डिसीज इज? तो आपने ये बताना है कि मिनीमाटा रोग उत्पन्न करने वाला पोल्यूटेंट कौन सा है इसमें से। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मिथाइल मरकरी। अब हम बात कर लेते हैं पेपर में कैडमियम, इसका नाम है टाई और इसे आउच डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये कैसे होती है? तो ये आपकी होती है किस कारण, ये अगर आप कंज्यूम कर ले किसे, कैडमियम को, ठीक है। और मरकरी से किसकी कौन सी होगी डिजीज़? मिनीमाटा डिजीज़ होगी, किससे? मरकरी की कंजम्पशन से। नेक्स्ट है आपका हु कैनॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपने ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन वोट नहीं कर सकता। अगर बात करें हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 54। जो प्रेसिडेंट की ओथ है वे है 60 में, और इनकी इम्पीचमेंट है जिसे हम रिमूवल कहते हैं वे है आपका 61 में। तो ये आप ज़रूर याद रखें, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब देख लेते हैं कि इनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर हम बात करें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखिए, जो प्रेसिडेंट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कौन कौन आते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी, कौन कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी, और अब इसमें JNK भी आ जाएगा। देन ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो ये आपके अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कंडक्ट इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वे कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ग्रुप्ड विद कैरेबियंस? तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश कैरेबियन के साथ समूहित नहीं है। तो वे है आपका जॉर्डन, ये आपका कैरेबियन में नहीं देखने को मिलेगा। ये है आपकी कैरेबियन सी, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब हैं कैरेबियन सी के पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉर्डन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका द लेक फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन इज कॉल्ड। तो पवन क्रिया से बनने वाली झील कहलाती है, कौन सी है? तो वे है आपकी एओलियन लेक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1789? तो आपने ये बताना है 1789 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया पहला अखबार कौन सा था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बॉम्बे हेराल्ड। यहाँ पे ए आएगा।
वेल जो आपका बॉम्बे हेराल्ड है ये फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1790 में बॉम्बे में बाय किसके द्वारा, विलियम एशबर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्ले नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट। तो इन्होंने कहा है कि जो नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो ये मैं आपको हिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये किससे संबंधित है, इंडिगो रिवोल्ट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनका जो उत्पन्न की जाती है बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करके इन्हें उत्पन्न किया जाता है। तो वह किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का। जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, तो इनका कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मेजर डिस्टेंसेस। दे हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्स एंड ह्यूमन्स कांट हेयर इट। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह ग्रेटर होती है किससे, 20 किलो हर्ट्ज से, ठीक है। और जो ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इन्हें ह्यूमन द्वारा नहीं सुना जा सकता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस। तो आपने ये बताना है कि इनमें से किसके पास सबसे बड़ा स्टोरेज का कैपेसिटी है। तो किसके पास है वे, तो वे है आपकी टेराबाइट है वह। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये देखिए ये है आपकी मेमोरी यूनिट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो इसका ऐसे सीक्वेंस ये फॉलो होगा। तो इसे अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस नापने के लिए होता है, और किसका, जीटी रोड का। तो इसे आप ऐसे चार्ट को याद कर सकते हैं, पहले आएगा किलोबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1848। तो आपने ये बताना है कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था 1848 में, तो उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे। तो वे कौन थे, तो वे थे आपके लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के टाइम पे और कौन कौन सी चीज़ें आई थी वे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज शहतूश इज़ अ काइंड ऑफ शॉल मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ। तो जो आपका ये शहतूश है ये एक प्रकार का शॉल है जो किसके बालों से बनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज तिब्बतियन एंटीलोप। तो जो ये आपका शहतूश है ये किसका है, ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ शॉल है जो कि किसके बालों के द्वारा बनाया जाता है, तिब्बतियन एंटीलोप, जिसे हम चीरू भी कहते हैं। और ये कहाँ पे, बाय मास्टर वीवर्स ऑफ कश्मीर। द शहतूश शॉल इज़ नाउ अ बैंड आइटम विद पोजेशन एंड सेल बीइंग इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज फॉर द चीरू इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ अंडर साइट्स। तो ये जो आपकी तिब्बतियन एंटीलोप है जिसे हम चीरू कहते हैं, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, अंडर साइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज माइक्रोलिथ आर टिपिकल ऑफ। तो आपने ये बताना है कि जो माइक्रोलिथ है ये क्या है, आर टाइप ऑफ आएगा यहाँ पे। तो ये है आपके कौन से टाइम पे पाए जाते थे ये आपके माइक्रोलिथ, तो ये पाए जाते थे आपके मेसोलिथिक एज में। बेसिकली माइक्रोलिथ होते क्या हैं, ये स्मॉल स्टोन्स टूल्स होते हैं जिन्हें कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, तो इन्हें ह्यूमन बींग्स यूज़ करते थे। कब, जब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19 इज इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इन्होंने क्या कहा है कि जो इंफ्रारेड है, विजिबल है और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने ये बताना है कि इन जो चार आपके पास ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। इसमें क्या कहा गया है, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज़ मोर देन दैट ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो इन्होंने कहा है कि जो इंफ्रारेड की वेवलेंथ है वह ज़्यादा है किससे, यूवी रेडिएशन से। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो आपकी वेवलेंथ है वह इधर को आपकी इंक्रीज़ करती है। तो इसकी सबसे कम वेवलेंथ है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है,
फिर रेडियो वेव है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपकी इधर को इंक्रीज़ करेगी। सबसे कम होगी आपकी रेडियो की, देन माइक्रो की, देन इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज की सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। सो अब पहले ऑप्शन में क्या पूछा था? जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड की वह ज़्यादा है यूवी से। तो ये देखिए इंफ्रारेड की वेवलेंथ है वह ज़्यादा है ना यूवी से, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। द वेवलेंथ ऑफ यूवी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल। तो उसने कहा है वेवलेंथ ऑफ यूवी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल। तो ये इसकी छोटी है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यह भी आपका ऑप्शन ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या कहा है? द फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। तो इसमें कर रहा है फ्रीक्वेंसी की बात। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है विजिबल लाइट की ज़्यादा है इंफ्रारेड से। तो ये है आपकी विजिबल लाइट और ये है इंफ्रारेड। तो मैंने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी आपकी इधर को इंक्रीज़ करेगी। तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, तो यह भी आपका ऑप्शन ठीक हुआ। अब करते हैं लास्ट ऑप्शन की बात। द फोटोन एनर्जी ऑफ यूवी इज़ लेसर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो उन्होंने कहा है कि जो यूवी की फ्रीक्वेंसी है वह कम है किससे? विजिबल से। तो यह गलत है क्योंकि यूवी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर ठीक हुआ? ऑप्शन डी, क्योंकि इन्होंने पूछा था हमसे कि नॉट करेक्ट, कौन सा फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। क्वेश्चन नंबर 20th इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड के कौन कौन सी कंट्रीज हैं वे मेंबर हैं? तो वे हैं इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वाड की। ये एक तरह का इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए देखने को मिलेगा। जो इसका आइडिया था क्वाड का, ये किसके द्वारा दिया गया था? जापानीज प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शिंजो एबे। इनके द्वारा यह आइडिया दिया गया था। इसका एम क्या था बनाने का? ताकि टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें क्या होता है कि जो आपकी बोन्स हैं वे क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। तो किसकी डेफिशिएंसी से होगा ये? कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 22 इज द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1936। जो आपकी ऑल इंडिया किसान सभा है ये बनी थी 1936 में। तो इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वह किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपने ये बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मैंने आप करवा चुकी हूँ, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी इसे कैसे याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमने किया था ना एक डी डाउट करके, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से क्या किया था? टाइटल्स। तो ये कौन सा था? ये था आपका 15, 16, 17, 18। तो टाइटल्स आ रहा है 18 पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स रिलीजन्स वर द नयनार्स एंड अलवर्स क्रिटिक्स ऑफ। तो आपने क्या बताना है? नयनार और अलवर के आलोचक निम्नलिखित में से किस पद धर्म के थे? तो ये थे आपके शैवनिज्म एंड वैष्णविज्म से रिलेटेड। शैवनिज्म मतलब कि किसकी करते हैं वर्शिप? तो वह करते हैं किसकी? शिवजी जी की। और वैष्णविज्म का मतलब है विष्णु की वर्शिप करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट आर कॉल्ड। जिन क्षेत्रों में जानवरों के उनके और उनके आवास के लिए किसी भी परेशानी से बचाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 इज डैश रेफर्स टू द बॉडी ऑफ डांस एंड डांस ड्रामा डेवलप्ड इन सतराज और मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। तो कौन सा डांस है असम में? तो वो था आपका कौन सा डांस? सत्रिया डांस। और ये आगे क्या पूछा गया है इन्होंने? व्हेन द वैष्णवा फेथ प्रोपागेटेड बाय द सेंट एंड रिफॉर्मर। तो
उस टाइम पे जो वैष्णवा फेथ है उसे प्रोपागेट किया जा रहा था, किसके द्वारा? सेंट एंड रिफॉर्मर कौन थे? तो वे थे आपके, ये थे शंकर अदेवा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27 इज Dash was established in 1982 and it plays an important role in export and import of India। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऐसे ही बन रहा है, एक्सपोर्ट EX, इम्पोर्ट IM, और ये 1982 में बना था। तो ये कौन सा है आपका? तो ये है आपका एग्जिम बैंक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नाबार्ड कब बना था आपका? 12 जुलाई 1982 में। कौन सी कमेटी थी? तो वे थी आपकी ट्रैफिक कमेटी, जिसके हेड कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है एग्जिम बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स साउंड कैन नॉट ट्रैवल। तो आपने ये बताना है कि इनमें से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो किससे नहीं कर सकती? आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज वैक्यूम। देखिए जो साउंड है इसे क्या है, इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है अपनी प्रोपागेशन करने के लिए। तो जैसे कि साउंड वाइब्रेशन मस्ट ट्रैवल थ्रू मैटर, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अ वैक्यूम इज़ एन एरिया। अब वैक्यूम के बारे में बताया है, यहाँ पे ना ही आपको कोई एयर देखने को मिलेगी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो मैटर फॉर द वाइब्रेशंस टू वर्क इन। जो आपकी साउंड वेव्स हैं ये कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं? इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्वेश्चन नंबर 29 इज डैश कैन इंट्रोड्यूस्ड अ मनी बिल। तो जो मनी बिल है ये आपका कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, ओनली लोकसभा। तो बात करें अगर मनी बिल की, तो ये आता है आपका आर्टिकल 110 में। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। स्पीकर के पास पावर होती है जो कि सर्टिफाई करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। जो आपके प्रेसिडेंट हैं ये मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर आपको मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से। मतलब कि अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो उससे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की। क्वेश्चन नंबर 30 इज हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन्होंने डिज़ाइन की है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर हम ईवीएम की बात करें तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये आपकी फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन इलेक्शंस बिटवीन 1998 एंड 2001 में। इसमें क्या था, जो आपकी ईवीएम्स हैं इन्हें यूज़ किया गया था पहली बार 1982 में। कब, कहाँ? बाई इलेक्शंस हो रहे थे, कहाँ पे? पारावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी? केरल की। तो जो आपकी ये भी क्वेश्चन बनता है कि ईवीएम को पहले कब यूज़ किया गया है? तो वह यूज़ किया गया है 1982 में। कहाँ पे? केरल में। फिर उसके बाद जो आपकी ईवीएम यूज़ की गई है जनरल इलेक्शंस में तो वह स्टार्ट हुई है 2014 से। और जो आपकी ईवीएम पहले यूज़ की गई थी जनरल इलेक्शंस में तो वह कौन से, कहाँ पे हुई थी? तो वह हुई थी आपकी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 31 इज इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। तो आपने ये बताना है कि वे 2 कंपोनेंट्स कौन हैं। तो इकोसिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या आएंगे? बायोटिक में जैसे आपकी आ जाती हैं लिविंग थिंग्स, जैसे कि क्या क्या आता है बायोटिक में? ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। अबायोटिक में आएंगी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपका अर्थ है, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। Question number 32 is right to privacy is a fundamental right as a fundamental right is implied in। तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको? तो ये देखने को मिलेगा आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो कौन सा पार्ट है वे? तो वे है आपका पार्ट
13। पार्ट 12 में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो वे है आपका फाइनेंस। 14 में आपको देखने को मिलेंगी सर्विसेज, और 15 में क्या था आपका इलेक्शंस। और ये है, मैंने इसकी आगे लिस्ट भी लगाई है, और ये सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये देखिए, ये है आपका कौन सा पार्ट पूछा था आपसे, ये देखिए पार्ट 13 में है ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्थायी सेना की नींव रखी। तो किन्होंने रखी थी, तो वे रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, रिफॉर्म्स इन आर्मी एंड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस। इन्होंने ही स्टार्ट किया था किसका सिस्टम, दाग सिस्टम स्टार्ट किया था। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, चेहरा सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये वही इंसान है जिन्होंने स्टार्ट किया था परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज यूरिया कैन बी आइडेंटिफाइड। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसे किया जाता है बायोयूरेट टेस्ट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू एम्फीबियन नहीं है। तो वह कौन है, तो वह है आपका टोर्टोइस। तो अगर हम बात करें टोर्टोइस, तो ये किस में आता है, तो जो आपका टोर्टोइस है ये है एक तरह का रेप्टाइल। जो टोर्टोइस है, ये देखिए, इन्हें हम कंसीडर करते हैं एज अ रेप्टाइल एंड नॉट एम्फीबियन। क्यों, क्योंकि जो आपके टोर्टोइस हैं दे आर वर्टिब्रेट्स, मतलब दैट दे हैव अ बैकबोन। और फिर उसके बाद है कि दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, दे ले एग्स एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, जिसका मतलब ये है कि विच दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब जो आपके फीचर्स हैं, या कह सकते हैं ये सब करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं किसमें, रेप्टाइल्स में। तो इसको हम लेते हैं रेप्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल विच डज नॉट हैव ब्लड बट रेस्पायर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता लेकिन वह रेस्पायर करता है। तो वे है आपका हाइड्रा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 इज ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू। तो ये पूछा गया है कि जो ग्रीनलैंड है ये किसका पार्ट है, तो ये है किसका पार्ट, डेनमार्क का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये है आपका ग्रीनलैंड, और ये किसका पार्ट है, तो ये है किसको बिलोंग करता है, डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 39 इज रामगिरी गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी ये, तो ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो वे देखने को मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड। और ये आपका सारे एसिड मैंने लिख दिए हैं। एप्पल में देखने को मिलेगा मैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कर्ड में देखने को मिलेगा लैक्टिक, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, स्टमक जूस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बी में फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।